नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करते हैं 9 बजे के इस बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे होने पर छत्तीसगढ़ सरकार के 6 मंत्रियों ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर हमला बोला। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम और आबकारी मंत्री कवासी लखमा मौजूद थे। सभी मंत्रियों ने बारी बारी से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंत्रियों ने मोदी को अब तक का सबसे असफल प्रधानमंत्री बताया। आज तक के हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें सर्वाधिक असफल कोई व्यक्ति और प्रधानमंत्री हुआ तो आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक असफल हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो काम कर रही है, अब इसको यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको न्याय राजीव गांधी के साथ न्याय उनको 6,000 देने के बाद उनको ये अन्याय लगता है। हमारे मोदी हिंदुस्तान में सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है हिंदुस्तान में, दुनिया में। इसी से तो है इन्होंने जो संकल्प पत्र, जो वादा पत्र दिया था नरेंद्र मोदी ने, ये पूरा संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। झूठ सबूत को कारण संचय और झूठ सबूत को कारण संचय, ये कहावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फिट बैठता है। पूरे देश को केवल दुनिया नहीं मिला था, नोटबंदी किया किसको फायदा हो? बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट उनको फायदा हो। मोदी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पर सवाल खड़े करने को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कौशिक ने कहा है कि आज छत्तीसगढ़ में जो विकास दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी की कृपा से है। प्रदेश सरकार में सारे कार्यक्रम बंद हो गए हैं। कांग्रेस केवल गाल बजाने, मुंह चलाने और आरोप लगाने में लगी हुई है। इसके अलावा सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरकार टीका बांटने में भी हांफने लगी है। स्थिति यह है कि कुछ दिनों से टीकाकरण तक बंद हो गया है। कांग्रेस को केंद्र पर आरोप लगाना छोड़कर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करनी चाहिए और अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस की लुटिया डूब चुकी है। अपने वर्चस्व वाले राज्य तक में कांग्रेस खाता नहीं खोल पा रही है। इसके बाद यदि कांग्रेस खुश है तो उन्हें यह खुशी मुबारक। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कांग्रेस के सवालों पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस का अस्तित्व कहां है। केंद्र में कांग्रेस ने विपक्ष का दर्ज भी खो दिया है। आज छत्तीसगढ़ में जो भी विकास दिख रहा है वो नरेंद्र मोदी जी की कृपा है। प्रदेश सरकार के सारे कार्यक्रम बंद हो गए हैं। केवल इनको गाल बजाना आता है, मुंह चलाना आता है, आरोप लगाना आता है और उसके अलावा इस सरकार के पास में कुछ नहीं है। एक टीका में सरकार की हैसियत दिख गई है कि कहां पर वो खड़े हुए हैं। ये एक वो है जो 22 करोड़ निःशुल्क बांट दिए और आज उनके टीके की कमी नहीं है। ये केवल एक प्रदेश को बांटने में हांफने लगी है। तो ये राजनीति करना छोड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशव्यापी वर्चुअल योगाभ्यास और योग परामर्श कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ योग आयोग की ओर से कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों को, होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन रह रहे लोगों और उनके परिवार के सदस्यों की साथ वैक्सीन की प्रथम डोज ले चुके व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इससे कोविड-19 के प्रभावों को कम करने और योग के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। योग की निःशुल्क वर्चुअल कक्षाएं 31 मई से आगामी 1 साल तक चलेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, योग एक सरल रास्ता और सुलभ माध्यम है जिसे अपनाकर हम वर्तमान और भविष्य के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस है। इस दिवस को मनाने के मूल में सभी के स्वास्थ्य की चिंता ही है। योग एक ऐसा सरल, सस्ता और सुलभ माध्यम है जिसे अपनाकर हम वर्तमान और भविष्य के खतरों से खुद को बचा सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर शासन ने आज वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से योग की शिक्षा को
जन जन तक पहुंचाया जाएगा। राज्य के समग्र विकास के लिए उपाय सुझाने के लिए राज्य योजना आयोग विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित टास्क फोर्स का गठन कर रहा है। आयोग ने कृषि, जल संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण और संबंध क्षेत्रों के विकास, आदिवासी विकास, वन एवं वन्य जीव प्रबंधन, लघु वनोपज प्रबंधन और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए आयोग को सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी और विनोद वर्मा की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया गया है। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपेक्षाओं के अनुरूप उपरोक्त गठित विशेष दलों के अतिरिक्त शीघ्र ही प्रदेश के विकास से जुड़े अन्य 10 महत्वपूर्ण विषयों पर भी टास्क फोर्स गठित किए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इन टास्क फोर्स में देश के विषय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार आपदा प्रबंधन की राशि कोरोना को रोकने में खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर इसकी गाइडलाइन के अनुसार कोरोना से मृत और प्रभावितों को मुआवजा देने से परहेज कर रही है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे का कहना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आपदा प्रबंधन की राशि प्राकृतिक आपदा होने की स्थिति में खर्च की जाती है और उससे प्रभावित लोगों को मुआवजा भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना को तो प्राकृतिक आपदा मान रही है, वहीं इससे मरने वाले को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने से इनकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना काल में सरकार से लगातार मांग कर रही है कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए सहायता राशि दी जाए। इस पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कोरोना को लेकर राजनीति कर रही है, वो कोर्ट जाना चाहती है तो जाए। कोरोना को आपदा घोषित किया गया है, तो आपदा घोषित किया गया है तो इसमें भी उनको आरबीसी 6(4) के अंतर्गत राशि देना चाहिए। लेकिन ये सरकार स्पष्ट रूप से आदेश जारी करके ये बता दिया उसको नहीं देने और उनका आवेदन को निरस्त करने की जो फरमान जारी किया है, तो मैं न्यायालय के शरण में जाऊंगा। आपदा प्रबंधन में आपने कितनी राशि भेजी है, उसका हम उपयोग किस प्रकार से करते हैं, गाइडलाइन के अंतर्गत या गाइडलाइन के बाहर, ये हमारा विवेकाधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अगर माननीय न्यायालय में जाकर के कुछ निर्देश प्राप्त करना चाहती है, हमारी उनको शुभकामनाएं हैं। रायगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन 5 जून तक बढ़ा दिया गया है। मजदूरों की परेशानी को देखते हुए निजी निर्माण कार्यों को सशर्त अनुमति दी गई है। होटल रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी के साथ टेक अवे की सुविधा रहेगी। कृषि संबंधी दुकानें, मेडिकल स्टोर, पंप। तो रायगढ़ में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। फल सब्जियों की बिक्री डोर टू डोर होगी। सूरजपुर में 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। केवल मोहल्लों में किराना दुकान खुलेंगी। सुबह 8 से 2 बजे तक दुकानें खुलने की अनुमति मिली है। कांकेर की बात की जाए तो 15 जून तक यहां नाइट कर्फ्यू रहेगा। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दुर्ग शर्तों के साथ यहां लॉकडाउन में छूट जारी रहेगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रविवार को टोटल लॉकडाउन। मलौदा बाजार में 13 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने का आदेश है। स्विमिंग पूल, थिएटर, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। 7 जून रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा है। पेंड्रा गोरेला मरवाई में सुबह 6 से शाम 4 बजे तक पेंड्रा गोरेला मरवाई में दुकानें खुली रहेंगी। ठेले, गुमटी, सैलून को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। जांजगीर की बात कर ली जाए तो जांजगीर जिला 1 जून से अनलॉक होगा। शाम 6 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति है। होटल रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी होगी। बीजापुर जिला 1 जून से अनलॉक होगा। शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है। 50% कर्मचारियों के साथ दफ्तरों में कामकाज। स्कूल कॉलेज आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। रायपुर तो अभी यहां शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इसके संकेत दिए हैं।
समीक्षा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। और इधर 18+ के वैक्सीनेशन मामले में रायगढ़ भले ही प्रदेश में पहले पायदान पर रहा हो, लेकिन बीते 10 दिनों से जिले में वैक्सीनेशन सिस्टम पटरी से उतर गया है। जिले में वैक्सीन न होने से 18+ वालों का वैक्सीनेशन पिछले 8 दिनों से बंद है। इतना ही नहीं, कोवैक्सीन खत्म हो जाने के कारण दूसरा डोज जिसके लिए 45+ के लोगों को भटकना पड़ रहा है। दो बार लौट गए हैं जी, अभी दूसरी बार है तो अभी ऊपर से ही सप्लाई नहीं है तो हिसाब से फिर लौट जा रहे हैं। अब जब तक कब लगवाए थे आप, कौन सी वैक्सीन लगवाए थे? सर कोवैक्सीन लगवाए थे, 23 अप्रैल को लगवाए थे सर। डेट पूरा हो गया है? आप इनके अनुसार तो पहले 28 डेट बोले थे सर हम लोग को। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने सेकंड डोज के लिए या 45 उम्र से ज़्यादा के लोगों के लिए जो वैक्सीन भेजी है उसका जो है उसकी कालाबाजारी हो रही है। वो सरकारी संस्थाओं से उठ करके चली जा रही है प्राइवेट अस्पतालों में। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। 18+ का जो वैक्सीन हमारे पास आया था वो तो हम लोग लगभग 100% सभी लोगों को लगा के ख़त्म कर चुके हैं और ये छत्तीसगढ़ शासन अलग से इसको क्रय कर रही है और जितना जल्दी छत्तीसगढ़ शासन हमें दे दे, हम लोग का प्लानिंग ऑलरेडी है। कोरोना टीकाकरण अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हुए गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोविशील्ड वैक्सीन की 12,000 डोज खरीदी है। यह वैक्सीन गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी स्टाफ और उनके परिजनों को उपाध्याय हॉस्पिटल के माध्यम से लगाई जाएंगी। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज छत्तीसगढ़ की पहली निजी संस्था है जिसने अपने कर्मचारियों के लिए वैक्सीन खरीदी है। जानकारी के मुताबिक अभी सिर्फ 12,000 डोज खरीदे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में आवश्यकतानुसार और खरीदी की जाएगी। कांकेर के आदिवासी अंचल में हाहा लद्दी प्रोजेक्ट के 400 कर्मचारी और उनके परिजनों को भी इसका लाभ मिलेगा। गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने बताया कि यह कंपनी के श्रमिकों और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। साथ ही उन्होंने दूसरे कॉरपोरेट हाउस से भी निवेदन किया है कि अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी पहल सभी करें जिससे इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। कोरोना नामक महामारी से देश पूरा लड़ रहा है, सरकार लड़ रही है, लेकिन इसका उपाय अगर समझ में आया है तो यही है कि कितना जल्दी सबको वैक्सीन लग जाएगा हमारी सुरक्षा बढ़ जाएगी। सरकार भी पूरी तरह तैयार हो रही है, लेकिन इसी को देखते हुए गोयल ग्रुप ने अपना भी मन बनाया कि चलिए सागर में बूंदी सही लेकिन हम इस काम में सहयोग करें और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से हम लोगों ने 12,000 वैक्सीन 12,000 डोज मंगवाई है और कल से उसका शुभारंभ करेंगे। ये डोज सिर्फ गोयल ग्रुप की जितनी इंडस्ट्री में श्रमिक हैं उनका परिवार है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला कॉर्पोरेट हाउस है जिसने टीके मंगवाए हैं। पर रुपया देना वो एक बहुत सरल बात है, लेकिन लगाना, मंगवाना और लगाना ये दोनों बहुत कठिन कार्य हैं। फिर भी हमने इसका बीड़ा उठाया है, शासन का सहयोग मिल रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी समय निकाल के इसका शुभारंभ भी करेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। मैं सभी कॉर्पोरेट हाउस को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपने श्रमिकों के लिए इस तरीके से कोई विचार बनाइए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली है। कल से बच्चों को उनकी ही स्कूल से प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिन्हें छात्रों को 5 दिन में लिखकर वापस स्कूल में जमा करना होगा। कई छात्रों की शिकायत आ रही थी कि निजी स्कूल एक बार फिर से फीस को लेकर दबाव बना रहा है। उनका कहना है कि जब तक बच्चे फीस जमा नहीं करते हैं उन्हें प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने साफ कह दिया है कि यदि कोई स्कूल ऐसा करता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास ऐसी शिकायतें आई थी और इसको ध्यान में रखते हुए उन स्कूलों को भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कोई भी संस्था फीस के अभाव में एडमिशन कार्ड नहीं रोक सकती और न ही प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका वितरण से और जमा करने से रोक सकती है। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो उसके अगेंस्ट में हम
नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। भारत की नागरिकता पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का इंतजार जल्द ही खत्म होगा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद दुर्ग जिला प्रशासन ने नागरिकता देने के लिए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। इसके तहत लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए जा रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद प्रशासन की प्रक्रिया के तहत हितग्राहियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत के राजपत्र में नागरिकता संबंधी आदेश प्रकाशित कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार और दुर्ग शामिल है। इन दोनों ही शहरों में अक्सर एक वर्ग पर उनकी नागरिकता को लेकर सवाल उठता रहा है, लेकिन केंद्र के आदेश के बाद यह मामला अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो पात्रता रखते हैं उन्हें जल्द नागरिकता मिलेगी। इसके लिए जो आवश्यक प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है और इसके अलावा एक दल का भी विशेष दल का भी गठन किया जा रहा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग के 6 नए गोदामों का ई भूमि पूजन किया है। इन गोदामों में समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण किया जाएगा। अब करीब 54,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले इन गोदामों का निर्माण जल्द शुरू होगा। ये गोदाम रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिले में बनाए जाएंगे। इन गोदामों के निर्माण के लिए 25 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। खाद्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुचारू रूप से संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्नों के भंडारण के लिए वेयर हाउस कॉर्पोरेशन नवीन तकनीकी का उपयोग कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सूरजपुर में सेल्फ सपोर्टेड ट्रांसलेट गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवा रायपुर में कॉर्पोरेशन ने सर्व सुविधा युक्त फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का निर्माण किया जाएगा। भिलाई के पुरैना में स्थित एनएसपीसीएल पावर प्लांट की लापरवाही से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। पावर प्लांट से निकलने वाले राखड़ और आसपास उसे फेंका जा रहा है। तेज हवाएं चलने से यह राखड़ उड़कर आसपास की गांवों तक पहुंच रहा है, जिससे प्लांट के आसपास रहने वाले सिरसा, सोमनी, गनियारी, औंधी, पचपेड़ी, नारदी के ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। तो इस राखड़ के बाद गांवों की गलियों में, खेतों में भी ये जमा हो रहा है। ग्रामीणों में अस्थमा और सिकलीन जैसी बीमारी का खतरा बढ़ गया है। दरअसल एनएसपीसीएल प्रबंधन बिजली पैदा होने के बाद बेकार राखड़ को ब्रिक्स बनाने वाली कंपनियों को बेच देता है, लेकिन एक साल में काफी मात्रा में राखड़ बांध में जमा हो गया है। राख को उड़ने से बचाने के लिए पानी के स्प्रिंकल लगाए जाते हैं, लेकिन प्रबंधन ने कोई इंतजाम नहीं किए। ग्रामीणों की शिकायत के बाद जब क्षेत्रीय पर्यावरण बोर्ड के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वो भी ये तस्वीर देखकर दंग रह गए, जिसके बाद उन्होंने प्रबंधन को नोटिस देकर फटकार भी लगाई। एकदम तकलीफ होता है, एकदम धूल एकदम दुकान में, जैसे कुर्सियों में, टेबल में, तो एकदम भर भर के फैल जाता है, यानी सांस भी नहीं ले पाते हैं। इससे हम लोग दुकान भी बंद कर देते हैं। पर्यावरण अधिकारी इस संबंध में जानकारी मिली है कि एनएसपीसीएल को नोटिस दिया गया है, लेकिन वहाँ जो उनके मुख्य चिमनी से जो डस्ट आता है उससे भी गांव के घरों में, छतों में काला काला डस्ट जम जाता है। लोगों को काफी तकलीफ हो रही थी, जिसकी शिकायत मेरे पास वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा किया गया था, जिसका तत्काल उसका शिकायत पर्यावरण विभाग में किया गया, जिन्होंने तत्काल कार्यवाही किया और एनएसपीसीएल प्रबंधक को नोटिस जारी किया कि इसका उचित व्यवस्था करें करके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।